प्यारे विद्यार्थियों, कल हम गॉस की प्रमेय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आपको गॉस की प्रमेय के बारे में बताया था कि गॉस की प्रमेय क्या है, उसका स्टेटमेंट बताया, उसका प्रूफ भी आपने पढ़ा, उसका निगमन पढ़ा। आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उनका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय के क्या अनुप्रयोग हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। गोलीय कोश के किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में हमें आज अध्ययन करना है। तो हमने मान लिया, चित्र में देखिए कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। हमने क्या माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। देखिए, जो कैपिटल आर त्रिज्या का इस बीच वाले की बात कर रहे हैं, देखिए ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश क्या है, वितरित है। ठीक है। अब इस कोश के बाहर जो हमारा गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इस कोश के बाहर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कोई भी पॉइंट है जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, वो पॉइंट जो है तीन ही कंडीशन उसकी पॉसिबल है। या तो वो पॉइंट क्या होगा, गोलीय कोश के भीतर पड़ेगा, या तो वो पॉइंट गोलीय कोश के बाउंड्री पर पड़ेगा, और या फिर वो गोलीय कोश के बाहर पड़ेगा। तो तीनों कंडीशन में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। अब सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले किस पर बात करेंगे, बाह्य बिंदु पर। यानी हमको बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर गणना करेंगे, यानी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसको इंग्लिश में कहेंगे एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी बाह्य बिंदु पर हम बात करेंगे। अब चित्र देखिए, चित्र में आपने देखा है कि जो गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इस कोश के बाहर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। देखिए, त्रिज्या इसकी कैपिटल आर है गोलीय कोश का, और P बिंदु इस गोले से बाहर है कि नहीं है। तो इसके बाहर एक बिंदु क्या है, कैपिटल P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक उस पॉइंट से होकर अर्थात P पॉइंट से होकर गुजरता हुआ एक स्फीयर सर्किल खींचेंगे जो क्या हो, संकेंद्रित हो। संकेंद्रित मतलब जो गोलीय कोश की त्रिज्या हो वही इसकी क्या हो, त्रिज्या हो। यानी क्या करेंगे हम, P से गुजरता हुआ, P पॉइंट से गुजरता हुआ स्मॉल आर त्रिज्या का एक संकेंद्री गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। देखिए, यहां से ये कैपिटल आर है, यानी जो ये आपका गोलीय कोश है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और P पॉइंट इस कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त से बाहर है गोलीय कोश से। अब उस गोलीय कोश से जब बाहर है तो हमने एक संकेंद्री गोलीय कोश खींचा जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और वो P से होकर गुजर रहा है। तो आप चित्र को देखिए तो इस कंडीशन में स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा होगी कैपिटल आर। कब,
बाहर बिंदु की बात करें तो किसी पी पॉइंट हमारा जो है बाहर है, तो ऐसी कंडीशन में स्मॉल आर ज्यादा होगा और कैपिटल आर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब जब हम जो पृष्ठ खींचा, कैसा पृष्ठ खींचा, स्मॉल आर त्रिज्या का पी से गुजरता हुआ एक संकेंद्रीय गोलीय कोष खींचा और इस गोलीय कोष को हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, यानी जो स्मॉल आर त्रिज्या का जो पी से गुजरता हुआ पृष्ठ है, गोलीय कोष है, उसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, कल मैंने आपसे बात भी किया था, बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा कि गॉस की प्रमेय हमेशा क्या होता है, बंद पृष्ठ पर होता है, लागू होता है, अर्थात जो सरफेस वो क्लोज होना चाहिए। तो इसीलिए जो है जो हमारा पृष्ठ है वो गॉसियन पृष्ठ होगा, क्योंकि बंद पृष्ठ है, आप चित्र में दिखाई पड़ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, जो बिंदु P है गॉसियन पृष्ठ पर क्या है, जो एक बिंदु कैपिटल P है, उस बिंदु जो P है, P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव है, लघु क्षेत्रफल अवयव है जिसकी एरिया DA है। अगर पूरे गोलीय कोष की एरिया A है तो इसकी एरिया जो होगी वो क्या हो जाएगी, DA हो जाएगी। देखिए P के चारों ओर देखिए एक हमने लघु या पृष्ठ अवयव ले लिया है, इसलिए कह लीजिए क्षेत्रफल अवयव ले लिया है जिसकी एरिया DA है। अब पॉइंट P से देखिए वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश DA, देखो क्षेत्रफल DA क्यों कहा, अगर पूरे गोलीय कोष का क्षेत्रफल A है तो उसका एक पार्ट है, छोटा सा अवयव है, तो इसकी एरिया को हम DA कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर A और क्षेत्रफल सदिश DA दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। इसका अर्थ हुआ कि वेक्टर E तथा वेक्टर DA दोनों के बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि जो क्षेत्रफल अवयव DA है इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। जब इससे मालूम हो जाएगा तो हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, और जब वैद्युत फ्लक्स मालूम हो जाएगा तो उसी की हेल्प से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी गणना कर सकते हैं। तो कहेंगे क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी क्षेत्रफल अवयव जो DA है, अगर पूरे की एरिया A है तो एक उसका पार्ट है, क्षेत्रफल अवयव है, तो उसकी एरिया हमने DA लिया, तो उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो क्योंकि का संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स फाई है तो क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरेगा तो कम होगा, तो उसको हम d फाई कह देंगे। तो d फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। कल जब हम आपको गॉस की प्रमेय पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि किसी क्षेत्रफल अवयव या पृष्ठ अवयव से होकर गुजरने वाला फ्लक्स d फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर DA होता है। ठीक, अब आपने पढ़ा है क्लास 11th में वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा। ठीक इसी प्रकार वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A बराबर EDA cos थीटा होगा। तो चूंकि आपको पहले बता दिया है कि वेक्टर E और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर जो डी वेक्टर A है दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, जब समांतर होंगे एक ही दिशा में है समांतर तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं EDA cos 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा छोटी क्लास में 1 होता है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा d फाई बराबर E इंटू क्या हो जाएगा DA हो जाएगा। ये क्या है, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब हम निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ
से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो आपका संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो हो जाएगा, अब इसको फाई ई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? फाई ई से लिखेंगे। हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई डी ए कह सकते हैं, ई डी ए और यहां पर ए लिख देंगे। ये जो होगा संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, या इसको हम ई बाहर कर दे रहे हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए कह देंगे। अब फिर देखिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए की वैल्यू ए हो जाएगी, इसको और सॉल्व करेंगे ई, और या क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए जो है ए एरिया हो जाएगा, तो जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो ई इंटू इसके स्थान पर लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, यानी आपके वैल्यू आ गई डी फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, परंतु कल आपने गॉस की प्रमेय पढ़ा है, गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय बताया था, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स अगर फाई हो तो उसका मान होता है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, दोनों के राइट साइड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या चाहे इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, तो कहेंगे समीकरण 1 और 2 से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। या इसी को सॉल्व करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही सूत्र बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी होता है। तो इस तरीके से, और इस केस में क्या होगा, जो स्मॉल आर यहाँ पर है इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है कब? जब पी बिंदु जो है गोले कोश के बाहर हो, तो इसमें स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा है कैपिटल आर से। यहाँ कैपिटल आर क्या है? गोली कोश की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसको और भी अगर हम सॉल्व करना चाहें इस फार्मूले को, तो आपने पढ़ा होगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो होता है आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ई। तो यहां से Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और इसको समीकरण नंबर आप चाहेंगे तो 3 मान लीजिएगा, क्योंकि 1 और 2 पहले मान चुके हैं। या इसको और सॉल्व करेंगे तो सिग्मा ऐसे ही, और ए जो है जो हमारा गोलीय गॉसियन पृष्ठ है इसकी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। एरिया इसकी जो होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो यानी Q की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, Q की वैल्यू है, और Q की वैल्यू समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 में जब Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये आपका हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के स्थान पर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा E बराबर, या यहाँ पर एरिया भी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर स्क्वायर हो सकती है, लेकिन कैपिटल आर जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, आर त्रिज्या वाले की एरिया ले रहे हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा E बराबर
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही सूत्र है, लेकिन किस पदों में है? पृष्ठ घनत्व के पदों में। सिग्मा के टर्म में सिग्मा है जिसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल के या किसी पृष्ठ पर एकांक वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, जहां सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, कैपिटल आर जो है गोलीय कोश जो पहले से था उसकी त्रिज्या है, और स्मॉल आर जो है ऐसा गॉसियन पृष्ठ जो P से होकर गुजर रहा था उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, और स्मॉल आर ज्यादा है, कैपिटल आर कम है। क्यों? क्योंकि हम शुरू में मान चले हैं कि जो P पॉइंट है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो गोलीय कोश से बाहर है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा कंडीशन हम बात करेंगे कोश के पृष्ठ पर। जो हमारा गोलीय कोश है उसके सरफेस पर क्या होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्या होगी उसकी बात हमें करना है। तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी कोश के पृष्ठ पर। कोश का मतलब गोलीय कोश से ही है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जो हम देखे डार्क कर रहे हैं, इसी पृष्ठ की बात कर रहे हैं कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये देखिए, ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, तो जब P पॉइंट यहां आ जाएगा तो उस समय स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो जाएगा। ये ऐसे कंडीशन में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। अतः कोश मतलब गोलीय कोश ही है, कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। यहां से भी Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर होता है बताया था सिग्मा इंटू A के स्थान पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इस बार ले लेंगे, वहां स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ 4 पाई आर में जो एरिया होगी Q इंटू A होता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अब आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पर ले लें तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सूत्र हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र है आवेश की पृष्ठ घनत्व के रूप में। वो भी कब? जब हमको निकालना हो जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, अर्थात जो P पॉइंट हमारा है वो गोलीय कोश के पृष्ठ पर है। तो इस कंडीशन में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब हमको पढ़ना है आंतरिक बिंदु पर, मतलब जो P पॉइंट है पहले कंडीशन में इससे बाहर था, दूसरे कंडीशन में इस पॉइंट पर कहीं भी हो सकता है, और अब P बिंदु जो है गोलीय कोश के अंदर यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है, यहां भी। अगर अंदर हो तब क्या होगा? तो तीसरा है गोलीय कोश के आंतरिक या अंदर या भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आंतरिक बिंदु पर। तीसरा हो जाएगा आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर जब आंतरिक बिंदु की बात करेंगे तो इस कंडीशन में स्मॉल आर जो होगा कम हो जाएगा और कैपिटल आर ज्यादा होगा। स्मॉल आर मैं आपको और बता दूं, स्मॉल आर होता है गोलीय कोश के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब गोलीय कोश के अंदर हो गया, स्मॉल आर कम हो जाएगा, कैपिटल आर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब गोलीय कोश, चूंकि आपने शुरू में ही पढ़ा था कि जो आपने आवेश दिया वो आवेश गोलीय कोश के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। तो जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर वितरित हो गया तो गोलीय कोश के भीतर
आवेश क्या होगा, शून्य होगा। और जब गोलीय कोश के भीतर आवेश शून्य हो जाएगा तो गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य हो जाएगा। यानी गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है शून्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी गोलीय कोश के जो भीतर है उस पर वहां कोई आवेश नहीं होगा, गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब गोलीय कोश के भीतर से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, निर्गत वैद्युत फ्लक्स है, वो शून्य हो जाएगा। और वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र ई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने 3 कंडीशन पढ़ा। गोलीय कोश के बाहर तो वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r स्क्वायर, जहां पर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, कैपिटल R गोलीय कोश की त्रिज्या है। दूसरा कंडीशन कोश के पृष्ठ पर पढ़ा, उस समय स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होते हैं, तो आपका सूत्र आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। और जब पृष्ठ घनत्व के टर्म में आपने देखा तो आ गया E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर इस सूत्र को देखा जाए तो यहाँ पर Q का टर्म इसमें नहीं है, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। जब तीसरा कंडीशन गोलीय कोश के अंदर किसी पॉइंट पर बात करते हैं, जब अंदर बात करेंगे तो उस कंडीशन में गोलीय कोश के भीतर नेट आवेश 0 होगा, वहाँ गोलीय कोश के भीतर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो जाएगी। धन्यवाद।